अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान को मुआहिदा करना पड़ेगा वरना नताइज बुरे होंगे। ईरान के लिए अब वक्त आ गया है कि वो हमारे साथ अमन के रास्ते पर चले। तकरीबन 10 दिनों में ईरान के बारे में पता चल जाएगा। गजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मशरिक वस्ता में अमन के लिए ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। ईरान के साथ अच्छी बातचीत हो रही है, बामानी मुआहिदा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि गजा की तामीर नौ और इस्तेहकाम के लिए ममालिक अपना हिस्सा डाल रहे हैं। $7 अरब से जायद दिए जा चुके हैं। अमरीका $10 अरब देगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी फीफा भी गजा मंसूबों के लिए $75 मिलियन जमा करने में मदद देगी। ऐसा गजा हासिल करना चाहते हैं जिस पर मुनासिब तरीके से हुकूमत हो। ये नहीं सोचें कि जंग के लिए फौज भेजनी जरूरी होगी। ऐसा लग रहा है कि हमास अपने हथियार छोड़ देगा। गजा मजीद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का गढ़ नहीं रहेगा। अपने अहदाफ और अहमियत के हवाले से अन बोर्ड का कोई मुतबादिल नहीं। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा काबिल अमल रहे। गजा अन बोर्ड के पहले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इजलास शुरू होने से पहले सदर ट्रंप ने अन बोर्ड के शुरका से गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी जुमलों का तबादला हुआ। गजा के लिए बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के कमांडर मेजर जनरल जेफर्स का कहना है कि 5 ममालिक ने बैनुल-अक़वामी सिक्योरिटी फोर्स के लिए फौजी दस्ते देने का कहा है। गजा ऑन बोर्ड से खिताब में मेजर जनरल जेस्पर ने बताया कि इंडोनेशिया, मराकश, काज़ाकिस्तान, कोसोवा और अल्बानिया फौजी दस्ते भेजेंगे। इंडोनेशिया ने ISF के डिप्टी कमांडर की पोजीशन कबूल कर ली है। मिस्र और उर्दन पुलिस को तरबियत देंगे। ऑन बोर्ड के नुमाइंदे ने बताया कि नई अबूरी फ़लस्तीनी पुलिस फोर्स के लिए 2000 फ़लस्तीनियों ने दरख्वास्त दे दी है। इससे पहले सदर ट्रंप ने अपने खिताब में कहा था कि ये नहीं सोचें कि फ़ौजियों को लड़ाई के लिए ही भेजा जाएगा। बरतानवी अखबार गार्डियन ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया गजा में फौजी अड्डा बनाने का मंसूबा बना रही है। फौजी अड्डा 5000 फौजियों पर मुश्तमिल और 350 एकड़ से ज्यादा रकबे पर तामीर होगा। फौजी अड्डा मुस्तकबिल की इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए ऑपरेटिंग बेस होगा। बरतानवी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बरतानिया ने ईरान के खिलाफ अपने फौजी अड्डे अमरीका को देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से वाशिंगटन और लंदन के दरमियान तनाव में इजाफा हुआ है। बरतानिया के इस फैसले पर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शदीद तनकीद करते हुए कहा है कि अमरीका के लिए ज़रूरी हो सकता है कि वो डियागो गार्सिया और फेयरफोर्ट में वाक़ हवाई अड्डे को इस्तेमाल करे। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि एक इंतहाई गैर मुस्तहकम और ख़तरनाक हुकूमत के मुमकिन हमले को ख़त्म किया जा सके। दूसरी जानिब इस्राईली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान की मुमकिन सूरत हाल के लिए तैयार हैं। हमास को गैर मुसल्लह किए बगैर गजा की तामीर नौ नहीं होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का कहना है कि ईरान पर किसी भी नए अमरीकी हमले के संगीन नताइज होंगे। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ज़ेर कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर पहले ही हमले हो चुके हैं। खित्ते में अरब ममालिक खलीजी रियासतें कोई भी कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। सब समझते हैं ये आग से खेलने के मुतरादिफ है। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें भी जारी हैं। मुश्तरका बहरी मशकों में ईरान, रूस के बहरी जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया है। ईरान का कहना है कि मशकों का मकसद सिक्योरिटी को फ़रोग़ देना और पायदार बहरी मामलात को मुस्तहकम करना है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि पाक भारत जंग में 11 जेट जहाज गिराए गए। गजा ऑन बोर्ड के पहले इजलास से खिताब में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश किया। कहा वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पसंद करते हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम जनरल, अजीम फील्ड मार्शल और अजीम शख्सियत हैं। फील्ड मार्शल टफ और अच्छे फाइटर हैं। उन्हें टफ फाइटर्स पसंद हैं। Prime Minister Sharif, I like this man of Pakistan because there was some fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. And I got to meet the Prime Minister, and he said in front of our Chief of Staff, Susie Wells, who's right here, he said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives when he stopped the war between us and India, right? You made that statement. I said 25 million lives could have been much more, actually, but it was really a beautiful thing. You said that in front of a group of people they walked out. They don't think about it, but you're talking about that kind of lives. That war was raging. Planes were being shot down, right? And it was Pakistan and India. And I got on the phone with both of them, and I knew them a little bit. I knew Prime Minister Modi very well, actually. But I got to know
Pakistan, through a little trade, they were trying to make too good a deal, and I got a little upset with them. And in the end, they got what they wanted, right? And they made a good deal. And I got to like them, the Prime Minister, the Field Marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. And when I heard that they were fighting, I picked up a certain newspaper. I won't tell you which one, because it's fake news generally. But I picked up this newspaper, and I saw that Pakistan and India were really going at it. And then it got worse and worse, and many planes were shot down. It was all out. And I called them, and I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. They said, no, that has both of them. They didn't want to do that. I said, no, it has to. If you don't do it, I'm not doing a trade deal. We're not doing a trade deal. And they do a lot of business with the United States, and they sort of softened up all of a sudden. And all of a sudden I read where there was a little bit of a pullback by one and the other, and all of a sudden we worked out a deal, right? But I said, if you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of your countries, which essentially makes you not allowed, you can't do any business. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. But when it came to money, it's nothing like money. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal in 2-3 days, right? And we did. We said, these are two very powerful nations. These are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen, but, bad things happen. So, Prime Minister, I want to thank you, because that was a very big deal. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. They were fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. And I think we'll always be able to settle up with them. Members of the Board of Peace, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good morning. It's a great honor, Mr. President, to attend this inaugural Board of Peace meeting in this holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. Mr. President, we deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your bold diplomacy has surely brought calm to many international serious hotspots. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. And to achieve long-lasting peace, it is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. Mr. President, we must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign, and contiguous state of Palestine in line with the relevant resolutions. Mr. President, we hope that under your visionary and dynamic leadership, we will ensure a just and lasting resolution to the issue of Palestine. And today is a day which will mark a place in the annals of history that through your efforts, through your untiring support and great efforts,
long-lasting peace in Gaza will be achieved, will be your legacy for all time to come. Thank you. गजा अमन बोर्ड के पहले इजलास से वजीर आजम शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे। अभी आपको ये बताते हैं कि गजा में इसराइली हमलों से शहीद अफराद की तादाद रिपोर्ट की गई तादाद से 50% ज़्यादा है। गजा की वजारत सेहत ने दावा किया है कि इसराइली हमलों के पहले 16 माह के दौरान 75,000 अफराद मारे गए। ये तादाद इब्तिदाई तौर पर बताई गई तादाद से 25,000 ज़्यादा है। इसराइल अपने हमलों से मारे गए अफराद की दुरुस्त तादाद को शुरू से ही मुतनाज़ा बनाता आ रहा है, लेकिन गुज़श्ता माह इसके अपने सीनियर सिक्योरिटी ऑफिशियल ने यू टर्न लेते हुए तस्लीम किया कि अब जो डेटा रिपोर्ट हुआ है वो असल तादाद के करीब तर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में बरतानवी वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा है कि डिएगो गार्सिया के जज़ायर का कंट्रोल किसी और के हवाले ना किया जाए। अमरीकी सदर ने बरतानवी वज़ीर आज़म के 100 साल की लीज के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसे मुआहदे मुल्कों पर लागू नहीं होते। अमरीका और बरतानिया के दरमियान मुश्तरका फौजी कार्रवाइयों के लिए ज़रूरी समझे जाने वाले जजीरे का कंट्रोल किसी के हवाले ना करें। अमरीकी सदर का कहना था कि अगर ऐसा किया गया तो एक इत्तेहादी के चेहरे पर दाग के मुतरादिफ होगा।